नमस्ते आप सभी को। आज हम DSSP एग्ज़ाम 2024 नर्सिंग ऑफिसर रिक्रूटमेंट एग्ज़ाम के अगले चैप्टर फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग को पढ़ेंगे। अगर आपने हमारा चैनल पहले सब्सक्राइब नहीं किया है और इससे पहले के चैप्टर्स नहीं देखे हैं तो ये राइट साइड पे क्लिक करके आप हमारा प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, जिसमें और भी सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए गए हैं। DSSP एग्ज़ाम के एप्लीकेशन फॉर्म्स ओपन है फरवरी 13 से लेके मार्च 13, 2024 तक। ये आप ऑफिशियल वेबसाइट dssb.delhi.gov.in पे अप्लाई कर सकते हैं। एग्जामिनेशन की डेट अप्रैल या मई 2024 में है। चलिए बढ़ते हैं अगले सेक्शन की तरफ, जो है फंडामेंटल्स ऑफ नर्सिंग। A patient with diagnosis of tuberculosis is prescribed medication therapy. Which nursing intervention is essential to promote medication adherence? एक ट्यूबरक्लोसिस का पेशेंट है आपके पास जिसको मेडिसिन रेजीम दी गई है। इस मेडिसिन रेजीम को वो फॉलो कर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का आप कैसे ध्यान रखोगे? पहला ऑप्शन, प्रोवाइडिंग द मेडिकेशन इन ओपेक कंटेनर्स, एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन, administering the medication only when the patient complains of the symptoms, allowing the patient to skip doses if experiencing gastrointestinal upset. टीबी के ड्रग्स के कुछ मेजर साइड इफेक्ट्स होते हैं। जो मेन इंपॉर्टेंट टीबी के ड्रग्स हैं वो है रिफैम्पिसिन, आइसोनियासिड, पायरेज़ामाइड और इथम्ब्यूटॉल। रिफैम्पिसिन और आइसोनियासिड दोनों ही लिवर के लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। रिफैम्पिसिन के साथ ऑरेंज कलर के सिक्रीशंस होते हैं, जैसे कि आपका म्यूकस जो होता है वो भी ऑरेंज होगा, यूरिन जो होगा जो मेनली वो भी ऑरेंज कलर का होगा। आइसोनियासिड में ये लिवर टॉक्सिक तो होता ही है, प्लस इसके अलावा ये पेरिफेरल न्यूरोपैथी करता है। पेरिफेरल न्यूरोपैथी क्या होता है? इसमें आपके एक्सट्रीमिटीज, पैर में और हाथ की उंगलियों में नमनेस या फिर टिंगलिंग सेंसेशन होता है। पायरेज़ामाइड ये भी जो है हेपेटोटॉक्सिक होता है। इसके अलावा ये मसल वीकनेस करता है और इसमें हमारा जो सीरम यूरिया लेवल है वो भी बढ़ जाता है। इथम्ब्यूटॉल के अंदर ऑप्टिक न्यूराइटिस, इसलिए हम हमेशा ट्रीटमेंट से पहले विजुअल एक्विटी चेक करते हैं और ट्रीटमेंट के दौरान भी विजुअल एक्विटी चेक करते हैं। इसका करेक्ट आंसर है एजुकेटिंग द पेशेंट अबाउट द पोटेंशियल साइड इफेक्ट्स ऑफ द मेडिकेशन। Educating the patient about the potential side effects helps in managing the expectations and encourages medication adherence. इसलिए ये बहुत ज़रूरी है कि आप जानें कि इसके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं, क्योंकि अगर साइड इफ़ेक्ट्स पता होंगे तो आप पेशेंट को बता सकेंगे, उनको ये बता सकेंगे कि क्या नॉर्मल है, क्या एबनॉर्मल है। अब जो ऑप्शन ए, सी और डी है वो गलत है। ऑप्शन ए में हम ये कह रहे हैं कि इनको ओपेक कंटेनर में दिया जाए, पर ओपेक कंटेनर में देने से या ओपेक कंटेनर में से ना देने से इससे मेडिकेशन वो लेगा या नहीं लेगा इसका कोई गारंटी नहीं होता है। उसी तरह से अगर अगला ऑप्शन जो सी है उसमें ये बोला गया है जब भी सिम्टम पेशेंट को कंप्लेन हो, सिम्टम्स हो, तभी ये ट्रीटमेंट दे। एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशन ओनली व्हेन द पेशेंट कंप्लेन्स ऑफ द सिम्टम, ये टीबी के ट्रीटमेंट का एक अप्रोप्रिएट रेजिम नहीं होता, क्योंकि टीबी के ट्रीटमेंट के अंदर करेक्ट मेडिकेशन करेक्ट टाइम पे लेना बहुत जरूरी होता है। ऑप्शन डी के अंदर हम बोल रहे हैं कि पेशेंट स्किप कर सकता है मेडिकेशन, से ड्रग रेजिस्टेंस होने के चांसेस होते हैं, इससे ड्रग रेजिस्टेंट टीबी होता है, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। A patient is admitted with a diagnosis of acute renal failure. Which assessment finding should the nurse prioritize? एक पेशेंट एडमिटेड है आपके पास एक्यूट रीनल फेलियर का, सबसे इंपॉर्टेंट असेसमेंट आप एज ए नर्स आपका क्या रहेगा? ब्लड प्रेशर रीडिंग्स रहेंगी, यूरिनरी आउटपुट आपको देखना है, रेस्पिरेटरी रेट ध्यान से देखना है, या फिर कैपिलरी रिफिल टाइम पे ध्यान देना है। सिम्टम्स ऑफ द किडनी फेलियर में से जो मेन इंपॉर्टेंट सिम्टम्स आते हैं, एक बहुत ज़्यादा थकावट हो जाती है, दूसरा यूरिनरी प्रॉब्लम्स होते हैं जैसे कि कम यूरिन होना, पेशाब में जलन होना, इसके अलावा सांस लेने में तकलीफ, भूख ना लगना, कमर में दर्द, सूजन, ये सारी सिम्टम्स होते हैं किडनी फेलियर के। तो इसका करेक्ट आंसर है यूरिनरी आउटपुट का ध्यान देना, क्योंकि यूरिनरी आउटपुट एक मेजर इंडिकेटर होता है रीनल फंक्शन का। एक्यूट रीनल फेलियर के अंदर यूरिनरी आउटपुट हमें बताता है कि किडनी का परफ्यूशन और किडनी का फंक्शन कैसा चल रहा है। ऑप्शन ए के अंदर जो बोला जा रहा है वो है while blood pressure readings are important, they may not be critical assessment findings in acute renal failure. ब्लड प्रेशर रीडिंग्स जो हैं वो इम्पॉर्टेंट होती हैं
रीनल फेलियर में, पर सबसे इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको यूरिनरी आउटपुट पे पहले ध्यान देना है। ऑप्शन सी के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि रेस्पिरेटरी रेट पे ध्यान देने के लिए। रेस्पिरेटरी रेट भी जो है इम्पॉर्टेंट है, पर सबसे उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हमारा यूरिनरी आउटपुट है। ऑप्शन डी के अंदर हम कैपिलरी रिफिल टाइम की बात कर रहे हैं, जो कि रीनल फंक्शन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट विद डायबिटिस मेलाइटिस इज एडमिटेड विद फुट अल्सर, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल फॉर वुंड केयर। एक पेशेंट है आपके पास डायबिटिस मेलाइटिस का, जिसको फुट अल्सर है। सबसे इंपॉर्टेंट नर्सिंग इंटरवेंशन आपका क्या रहेगा? अप्लाइंग वार्म कंप्रेस, एडमिनिस्ट्रेटिंग ओरल एंटीबायोटिक्स, कीपिंग द वुंड ड्राई एंड एक्सपोज्ड टू एयर, एंड परफॉर्मिंग डेली वुंड इरिगेशन विद नॉर्मल सलाइन। डायबिटिक वुंड केयर के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स होते हैं। उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप्स में से आता है वुंड को बैक्टीरियल इन्वेजन से बचाना। दूसरा, वुंड को नॉर्मल सलाइन से या क्लीन टैप वाटर से क्लीन करना है। तीसरा है एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट लगाना ड्रेसिंग करने के बाद। और चौथा, बैंडेज करना है और उसको ड्रेनेज कंट्रोल करके रखना, और इस बैंडेज को हर 1 से 2 दिन में आपको चेंज करना है। और पांचवा है, इसके ऊपर से प्रेशर, किसी भी तरह का प्रेशर फुट अल्सर पे ना पड़े, ये ध्यान देना है। इसके लिए आप उसके हिसाब का सॉक्स एंड शूज रेकमेंड कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है परफॉर्मिंग डेली वुंड इरिगेशन विद नॉर्मल सलाइन। एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? हर रोज आप जब वुंड इरिगेट करते हैं, उसे वॉश करते हैं, तो उसके ऊपर जो डेड सेल्स होते हैं जिसको हट जाता है। इससे क्या होता है? वुंड जल्दी हील होता है, साफ रहता है, बैक्टीरिया नहीं आता उस पर, तो इन्फेक्शन नहीं होता है। गलत ऑप्शन सबसे पहले वार्म कंप्रेस का है। वार्म कंप्रेस देने से बैक्टीरियल ग्रोथ बढ़ता है। ऑप्शन बी के अंदर एंटीबायोटिक तो हम तभी देते हैं जब हमें वुंड कल्चर के बाद कल्चर सेंसिटिविटी करी जाती है, उसके हिसाब से ही हम एंटीबायोटिक शुरू कर सकते हैं। और तीसरी चीज, वुंड ड्राई एंड एक्सपोज्ड टू एयर, इससे हीलिंग डिले होती है और ओपन रहने की वजह से इसमें रिस्क ऑफ इन्फेक्शन भी बढ़ जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड IV मेडिकेशन थेरेपी, विच एक्शन इज एसेंशियल फॉर द नर्स टू प्रिवेंट इन्फिल्ट्रेशन। आपके पास एक पेशेंट है जिसका IV मेडिकेशन थेरेपी चल रहा है कैनुला के थ्रू। एज अ नर्स आपको सबसे ज्यादा ध्यान क्या रखना है कि किसी तरह का इन्फिल्ट्रेशन नहीं हो रहा, कैनुला साइट आपका हेल्दी है कि नहीं। ऑप्शन ए, आप उस पर गर्म पट्टी रखेंगे। ऑप्शन बी, आप IV कैथेटर को ट्रांसपेरेंट फिल्म के साथ कवर करेंगे। ऑप्शन सी, आप छोटे गेज का IV कैथेटर जो कि कैनुला है यूज करेंगे मेडिसिन देने के लिए। और ऑप्शन डी, IV साइट को करेक्टली एसेस करना है, साइंस ऑफ एरिथमिया एंड स्वेलिंग। एरिथमिया मीन्स रेडनेस, वो या स्वेलिंग। जो IV साइट इन्फेक्शंस के अंदर जो मेन इंपॉर्टेंट चीज आती है वो है फ्लेबाइटिस, इन्फिल्ट्रेशन या एक्स्ट्रावेसेशन। फ्लेबाइटिस जो होता है वो होता है वेन में सूजन हो जाना। इन्फिल्ट्रेशन वो होता है अगर IV सोल्यूशन जो आप मेडिकेशन दे रहे हैं अगर वो लीक हो रहा है आपके कैनुला के अंदर से, तो उसे हम इन्फिल्ट्रेशन बोलते हैं। और एक्स्ट्रावेसेशन तब होता है जब IV कैनुला जो है हमारा ब्लॉक हो जाता है और मेडिकेशन आसपास के टिश्यूज में फैल जाता है। इसका करेक्ट आंसर है, हमें ध्यान देना है कि साइंस ऑफ एरिथमिया और स्वेलिंग। अब एरिथमिया और स्वेलिंग अगर आप पहले से डिटेक्ट कर लेते हैं तो आप फर्दर कॉम्प्लिकेशंस को प्रिवेंट कर सकते हैं। इसमें जो इनकरेक्ट ऑप्शंस दिए हुए हैं वो है ए, वार्म कंप्रेस। अब अगर आप IV कैनुला के ऊपर वार्म कंप्रेस देते हो तो ब्लड वेसल्स जो है वो डायलेट हो जाती है, इससे क्या होता है और ज्यादा इन्फिल्ट्रेशन बढ़ जाता है। जो दूसरा ऑप्शन है, ट्रांसपेरेंट फिल्म के साथ आप ड्रेसिंग करें। ट्रांसपेरेंट फिल्म जो है वो कैथेटर को तो स्टेबलाइज करने के लिए हेल्पफुल है, पर वो इन्फिल्ट्रेशन प्रिवेंट नहीं करता। और कैथेटर जो ऑप्शन सी है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि स्मॉलर गेज, छोटे गेज का कैनुला यूज करें, उससे भी हम छोटे गेज के कैनुला से इन्फिल्ट्रेशन का कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी आपका गलत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज रिसीविंग नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग, दैट इज NG ट्यूब फीडिंग, जिसको हम RT फीडिंग भी बोलते हैं। विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट एस्पिरेशन निमोनिया। आपके पास एक पेशेंट है जिसको राइल्स ट्यूब फीडिंग चल रही है। एज अ नर्स आपको किन चीजों का ध्यान रखना है कि उसको एस्पिरेशन निमोनिया ना हो। ऑप्शन ए, आप बेड का हेड जो है 30 डिग्रीज तक एलिवेट करेंगे फीडिंग के दौरान।
ऑप्शन बी, आप कंटिन्यूअस सक्शन लगा के रखेंगे राइल्स ट्यूब में। ऑप्शन सी, आप ट्यूब फीडिंग रूम टेम्परेचर पे देंगे। और ऑप्शन डी, आप रेसिडुअल वॉल्यूम हमेशा हर 4 घंटे में चेक करेंगे। आरटी फीडिंग या ट्यूब फीडिंग के कुछ करेक्ट स्टेप्स हैं जो आपको ध्यान देना होता है कि हर बार आरटी फीडिंग देने से पहले, जिसमें सबसे पहले आता है आपको ग्लव्स पहनने हैं, उससे पहले आपको हैंड वॉश करना है, आपको प्रोसीजर को डॉक्यूमेंट करना है, आपको हेड एंड जो है 45 डिग्रीज तक रेस करना है, पेशेंट को करेक्टली आइडेंटिफाई करना है, आपको ध्यान देना है कि आरटी ट्यूब जो है आपकी करेक्ट जगह पर है कि नहीं, प्लेसमेंट चेक करोगे, हैंड वॉश करोगे, फिर ट्यूब फीडिंग शुरू करोगे। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको हेड एंड 30 डिग्रीज तक एलिवेट करके रखना है। और जो गैस्ट्रिक रिफ्लेक्स है, जो पेट का जो कंटेंट होता है, जो फूड जो होता है, वो वापस ईसोफेगस में ना आए और रेस्पिरेटरी ट्रैक में कोई भी प्रॉब्लम क्रिएट ना करे, इसलिए हम हेड एंड को 30 डिग्रीज तक एलिवेट करके रखते हैं। इसकी जो गलत आंसर्स है, अगर हम कंटिन्यूस सक्शन प्रोवाइड करके रखेंगे आरटी फीड के अंदर तो उससे म्यूकोजल डैमेज होता है, एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाता है। जो ऑप्शन सी है उसको हम कह रहे हैं कि हम ट्यूब फीडिंग को रूम टेम्परेचर पे रखते हैं, बट रूम टेम्परेचर पे रखने से भी वो डायरेक्टली एस्पिरेशन निमोनिया प्रिवेंट नहीं कर रहा। ऑप्शन डी जो है, जो रेसिडुअल वॉल्यूम हमें हमेशा चेक करना होता है, ये हम चेक करते हैं कि गैस्ट्रिक एम्प्टी कितना है ये देखने के लिए, ये भी एस्पिरेशन को प्रिवेंट नहीं करता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is prescribed enema for bowel vac patient. Which position is the most appropriate for administration? इस क्वेश्चन में आपको पोजीशन बताना है कि आप किस पोजीशन में एनिमा को लगाते हैं। प्रोन पोजीशन, सिम्स पोजीशन, सुपाइन पोजीशन विथ लेग्स एलिवेटेड और ट्रेडलनबर्ग पोजीशन। एनिमा के लिए करेक्ट पोजीशन है लेफ्ट साइड लाइन पोजीशन। लेफ्ट साइड पे लेट के नी बेंड करना है और आर्म्स आपके कंफर्टेबली रेस्ट करने होने चाहिए। जो आपके पास सेकंड ऑप्शन होता है वो है आपका नी चेस्ट पोजीशन। इसका करेक्ट पोजीशन है आंसर बी, सिम्स पोजीशन। सिम्स पोजीशन को ही हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन बोलते हैं। इस पोजीशन में हम इसलिए एनिमा देते हैं क्योंकि ये जो सोल्यूशन को बहुत इजीली रेक्टम तक फ्लो करने में हेल्प करता है। अब जो ऑप्शन ए है जिसको हम प्रोन पोजीशन बोलते हैं, प्रोन पोजीशन एक सूटेबल पोजीशन नहीं है एनिमा के लिए और बहुत ज़्यादा डिस्कम्फर्ट होता है पेशेंट को। ऑप्शन सी के अंदर हम ये बोल रहे हैं कि लेग्स एलिवेट करके रखना है, जो अगेन एक प्रॉपर तरीका नहीं है, बिकॉज ये भी आपके एनिमा के फ्लो को हिंडर करेगा और प्रॉपरली फ्लो नहीं होने देगा। जो ऑप्शन डी है ट्रेडलनबर्ग पोजीशन, जिसको हम बोलते हैं कि हेड डाउन और लेग अप पोजीशन, ये एनिमा के लिए ज़रूरी नहीं होता और इससे भी रिस्क के कॉम्प्लिकेशंस बढ़ जाते हैं। तो एनिमा के लिए करेक्ट पोजीशन और फर्स्ट प्रेफर्ड पोजीशन जो है वो आपका सिम्स पोजीशन है, जिसे हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन भी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड कंटिन्यूअस ऑक्सीजन थेरेपी वाया नेजल कैनुला, विच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट स्किन ब्रेकडाउन। एक पेशेंट है जिसको आपने नेजल कैनुला लगाया हुआ है, जिसको आप कंटिन्यूस ऑक्सीजन थेरेपी दे रहे हैं। आपको सब क्या ध्यान रखना है कि पेशेंट की स्किन में कोई ब्रेकडाउन ना हो या फिर म्यूकोजल ड्राइनेस ना हो। सबसे पहली चीज़, आप मॉइस्चराइजिंग लोशन लगा के रखेंगे कान के पीछे। दूसरी चीज़, आप हमेशा नेजल कैनुला को एक नेयर से लेकर दूसरे नेयर पे चेंज करते रहेंगे हर 2 घंटे में। तीसरी चीज़, आप वाटर बेस्ड स्किन बैरियर फिल्म लगाएंगे कान के पीछे। और चौथी चीज़, आप गॉज लगा के रखेंगे कान के पीछे। नेजल कैनुला, जिसको हम नेजल प्रॉन्ग्स भी बोलते हैं, इसकी प्रायोरिटी नर्सिंग इंटरवेंशन में से सबसे पहला आता है कि आपको स्किन ब्रेकडाउन प्रिवेंट करना है कान के पीछे और नोस्ट्रल्स पे, क्योंकि इसको बहुत ज़्यादा एक तो आपको टाइट नहीं बांधना है, दूसरा म्यूकोजल ड्राइनेस पे ध्यान देना है और दोनों नेयर्स को ध्यान से चेक करना है कि कोई भी इरोजन वगैरह तो नहीं हो रहा है। इसका करेक्ट आंसर है वाटर बेस्ड स्किन बैरियर फिल्म हम कान के पीछे लगाएंगे, जिससे कोई स्किन ब्रेकडाउन नहीं होगा फ्रिक्शन से। इनकरेक्ट ऑप्शन में से ये आता है कि ऑप्शन ए में हम मॉइस्चराइजिंग लोशन बोल रहे हैं, जो कि एडिक्वेट प्रोटेक्शन नहीं प्रोवाइड करेगा। और ये भी हो सकता है कि अगर हम स्किन बैरियर फिल्म अगर उस लोशन के ऊपर लगाते हैं तो वो प्रॉपरली चिपकेगा ही नहीं। ऑप्शन बी में हम बोल रहे हैं कि हम नेजल कैनुला के नेयर्स रोटेट करते रहेंगे, एक से दूसरे नेयर पे चेंज करते रहेंगे।
बट इससे भी प्रेशर इंजरीज पे फर्क नहीं पड़ेगा। तो इससे भी स्किन ब्रेकडाउन तो तब भी हो सकता है कान के पीछे। जो डी ऑप्शन है, हम ये बोल रहे हैं कि हम गॉज लगाएंगे। अब गॉज से भी प्रॉपर प्रोटेक्शन नहीं मिलेगा। गॉज हो सकता है आगे पीछे मूव हो जाए, डिस्प्लेस हो जाए और पेशेंट के लिए भी अनकंफर्टेबल होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient with a history of hypertension is admitted with blood pressure reading of 180 by 100 mm of Hg. Which nursing intervention is essential to promote blood pressure control? आपके पास एक हाइपरटेंशन का पेशेंट है जिसका बीपी 180 by 100 है। एज अ नर्स आप क्या करेंगे इनका बीपी कंट्रोल करने के लिए? ऑप्शन ए, आप इनकी एक्टिविटी, फिजिकल एक्टिविटी को लिमिट करेंगे। ऑप्शन बी, अगर आप इनका फ्लूइड इनटेक रेस्ट्रिक्ट करेंगे 500 ml पर डे पे। ऑप्शन सी, आप इनको हाई डाइट इन सोडियम एंड लो इन पोटेशियम देंगे। और ऑप्शन डी, आप पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताएंगे। सबसे पहले आप पेशेंट को बताओगे कि उनको ब्लड प्रेशर रेगुलरली चेक करना है, उनको हेल्दी डाइट लेनी है, उनको सॉल्ट इनटेक लिमिट करना है, अपनी मेडिकेशंस, ब्लड प्रेशर मेडिकेशंस उनको प्रॉपरली लेनी है, स्ट्रेस कम लेना है, एक्सरसाइजेस करना है, अपना वेट मेंटेन करके रखना है और फिजिकली एक्टिव रहना है। और स्मोकिंग, अल्कोहल और यूज ऑफ ड्रग्स बिल्कुल नो है। तो आपका करेक्ट आंसर है, आपको पेशेंट को लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस बताने। आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस कैसे बताएंगे? जैसे मैंने आपको पहले वाली स्लाइड में बताया, वो सारी चीजें आपको हेल्थ एजुकेशन में बताना है, जिसमें डाइटरी चेंजेस आ रहे हैं, आपके एक्सरसाइज आता है, स्ट्रेस मैनेजमेंट आता है। इन सब चीजों को करने से और मेडिकेशन टाइमली लेने से ब्लड प्रेशर को कंट्रोल किया जा सकता है। ऑप्शन ए, लिमिटिंग फिजिकल एक्टिविटी, वो हाइपरटेंशन को और खराब कर देगा, क्योंकि हाइपरटेंशन को कंट्रोल करने के लिए एक्सरसाइज एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। ऑप्शन बी, फ्लूइड इनटेक अगर हम रेस्ट्रिक्ट करते हैं तो इससे तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी पेशेंट को। जो ऑप्शन सी है, इसमें हम डाइट हाई इन सोडियम बोल रहे हैं, सॉल्ट रेस्ट्रिक्ट करना है बीपी को कंट्रोल करने के लिए, तो हाई डाइट इन सोडियम तो और ज्यादा हमारे लिए हाइपरटेंशन बढ़ा देगा और उनके हार्ट के लिए कॉम्प्लिकेशंस बढ़ा देगा। तो ये भी हमारा ऑप्शन गलत है। चलिए अगला क्वेश्चन। अ पेशेंट विद डायग्नोसिस ऑफ हार्ट फेलियर इज प्रिस्क्राइब्ड डिजॉक्सिन। व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी? एक पेशेंट है आपके पास हार्ट फेलियर का, जिसको डिजॉक्सिन चल रहा है। डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट करने के लिए आप किन चीजों का ध्यान रखेंगे? सबसे पहले ऑप्शन ए, एनकरेजिंग द पेशेंट टू कंज्यूम फूड्स हाई इन पोटेशियम, monitoring serum digoxin levels regularly, administering the medication with meals, allowing the patient to self-adjust the medication dosage. डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी में क्या होता है एग्जैक्टली? डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के अंदर साइंस एंड सिम्टम्स जो मेन होते हैं, पेशेंट को कंफ्यूजन होगा, घबराहट होगी, ईसीजी में भी चेंजेस आएंगे, उल्टी, नोजिया, डायरिया, भूख ना लगना, धड़कन बढ़ जाना और रात के टाइम पे बहुत ज़्यादा यूरिनेशन होना, ये सब बहुत ज़्यादा क्लासिकल सिम्टम्स हैं डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी के। अब इसके अलावा जो हमारे क्लिनिकल सिम्टम्स हैं उसमें क्या क्या होता है? एक तो पोटेशियम लेवल्स कम हो जाते हैं, पेशेंट बहुत ही डिहाइड्रेटेड रहता है, मैग्नीशियम लेवल्स भी कम हो जाते हैं और इसके अंदर हमारे ईसीजी चेंजेस भी आते हैं। इसमें ईसीजी चेंजेस के अंदर क्या क्या होता है? एक तो हमारा जो क्यूटी इंटरवल है वो कम हो जाता है और एसटी डिप्रेशन हो जाता है। इसके अलावा एक स्कूप्ड आउट एसटी सेगमेंट भी होता है। ये 3 सिम्टम्स हमारे ईसीजी के अंदर पाए जाते हैं। इसका करेक्ट आंसर है मॉनिटरिंग सीरम डिजॉक्सिन लेवल्स रेगुलरली। सीरम डिजॉक्सिन लेवल्स को रेगुलरली मॉनिटर करने से और डिजॉक्सिन लेवल के नॉर्मल लेवल्स पे रहने से इसमें से इसकी टॉक्सिसिटी नहीं होती। जो हमारे ऑप्शंस ए हैं, फूड हाई इन पोटेशियम किसी भी तरह डिजॉक्सिन टॉक्सिसिटी को प्रिवेंट नहीं करेगा। जो ऑप्शन सी है, हमें मेडिकेशंस मील्स के साथ देना चाहिए जिससे एब्जॉर्प्शन ऑफ डिजॉक्सिन इफेक्ट हो, वो भी जो है डायरेक्टली टॉक्सिसिटी को तो प्रिवेंट नहीं करेगा। और ऑप्शन डी जो है, हम ये बोल रहे हैं कि हम पेशेंट को अलाउ करें कि वो खुद ही एडजस्ट कर ले अपना मेडिकेशन। ये बिल्कुल नहीं होता है, बिकॉज डिजॉक्सिन एक फिक्स लेवल पे हर रोज दिया जाना चाहिए और इसके लेवल्स कंटिन्यूअसली मेंटेन करने होते हैं थेरेपेटिक रेंज के अंदर, ताकि इससे कोई भी साइड इफेक्ट या टॉक्सिसिटी ना हो। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अ पेशेंट इज प्रिस्क्राइब्ड सबक्यूटेनियस इंजेक्शन ऑफ इंसुलिन, व्हिच नर्सिंग इंटरवेंशन इज एसेंशियल टू प्रिवेंट लाइपोडिस्ट्रॉफी? आपके पास एक पेशेंट है जिसको इंसुलिन चल रहा है, आपको
किन चीज़ों का ध्यान रखना है कि पेशेंट को लाइपोडिस्ट्रॉफी ना हो। लाइपोडिस्ट्रॉफी हार्डनिंग हो जाती है स्किन के अंदर, कंटिन्यूस टिश्यू डैमेज की वजह से होता है जब आप एक ही साइड पे बार बार इंजेक्शंस लगाते हैं। तो इसके अंदर आपका ऑप्शन ए जो है वो है रोटेटिंग इंजेक्शन साइट्स विद इन द सेम एनाटॉमिकल एरिया, एडमिनिस्ट्रिंग द इंजेक्शंस इनटू द साइट विद विजिबल वेन्स, मसाजिंग द इंजेक्शन साइट आफ्टर एडमिनिस्ट्रेशन, यूजिंग अ लार्ज गेज नीडल फॉर द इंजेक्शन। ठीक है, लाइपोडिस्ट्रॉफी जो होता है वो पैथोलॉजिकल एक कंडीशन है जिससे जो फैट का लेयर है हमारी बॉडी के जिस जगह पे इंजेक्शन लग रहा है वो फैट का लेयर कंटिन्यूसली फॉल करने चल जाता है। देयर इज एन एबनॉर्मल लॉस ऑफ फैट फ्रॉम द बॉडी। अब इसके लिए क्या चीज़ प्रिवेंट करनी चाहिए, ये हो क्यों रहा है, क्योंकि हम एक ही साइड पे बार बार इंसुलिन का इंजेक्शन दे रहे हैं। तो उसका मेन सोल्यूशन क्या है, अगर आप रोटेट करते हैं इंजेक्शन साइट को, अगर बहुत ज़्यादा एक ही साइड पे इंजेक्शन बार बार दिया जाए तो वहाँ पे हाइपोट्रॉफी हो जाता है। अगर हम सिंपली रोटेट करें मतलब जो आपका जो लास्ट साइट है उससे 1 सेंटीमीटर छोड़ के किसी और साइड पे, उसी एरिया के किसी और साइड पे लगाएं तो हम इसको लाइपोडिस्ट्रॉफी को अवॉइड कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है रोटेटिंग इंजेक्शन साइट विद इन द सेम एनाटॉमिकल एरिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is receiving enteral nutrition via nasogastric tube. Which nursing intervention is essential to prevent aspiration? एक पेशेंट है जिसका RT फीडिंग या NG ट्यूब फीडिंग चल रहा है। आप क्या चीज़ों का ध्यान रखेंगे कि पेशेंट को एस्पिरेशन ना हो। ऑप्शन ए, हेड एंड ऑफ द बेड 45 डिग्रीज तक एलिवेट करेंगे। ऑप्शन बी, आप मेडिकेशंस नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से देंगे। ऑप्शन सी, आप नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब को कंटिन्यूस सक्शन पे लगाएंगे। और ऑप्शन डी, आप पेशेंट को सुपाइन रखेंगे। सुपाइन मतलब सीधा रखेंगे बेड पे फीडिंग के दौरान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, जो हमने पहले भी डिस्कस किया था, हेड एंड ऑफ द बेड 45 डिग्रीज तक एलिवेट करके रखेंगे जिससे गैस्ट्रिक कंटेंट का रिफ्लेक्स प्रिवेंट होता है और एस्पिरेशन प्रिवेंट होता है। जो ऑप्शन बी है जिसमें हम बोल रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन नेसोगैस्ट्रिक ट्यूब से करें बट इससे एस्पिरेशन प्रिवेंट नहीं होता, तो ये आंसर गलत है। जो ऑप्शन सी है उसमें भी हम ये बोल रहे हैं कि कंटिन्यूस सक्शन लगा के रखें एनजी ट्यूब के अंदर। आप कंटिन्यूस सक्शन लगा के रखेंगे तो भी म्यूकोसल डैमेज होगा और एस्पिरेशन का रिस्क ही बढ़ता है उससे भी, तो ये आंसर भी गलत है। जो ऑप्शन डी है हम उसमें बोल रहे हैं पेशेंट को सुपाइन रखना है, ये तो बिल्कुल ही गलत है, बिकॉज जैसे ही हम पेशेंट को सुपाइन रखेंगे एस्पिरेशन का रिस्क बढ़ जाएगा। तो ऑप्शन डी, सी और बी तीनों गलत है। ऑप्शन ए, एलिवेटिंग द हेड एंड ऑफ द बेड टू 45 डिग्रीज ड्यूरिंग द फीडिंग्स इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आपके पास एक पेशेंट आया जिसको सीजर्स की हिस्ट्री है, इसकी वजह से उसे फिनेटॉइन, जिसे हम डायलेंटिन कॉमन टर्म्स में बोलते हैं, प्रिस्क्राइब किया गया है। आपको किस लेबोरेटरी वैल्यू पे बहुत ध्यान से मॉनिटर करने की जरूरत है? सीरम पोटेशियम लेवल पे ध्यान देने की जरूरत है, एल्बुमिन लेवल पे, क्रिएटिनिन लेवल पे या सीरम फिनेटॉइन लेवल पे? अगर सीरम फिनेटॉइन लेवल 10 म्यूजी पर ml उससे कम है तो इससे कोई मेजर सिम्टम्स नहीं आते हैं। अगर वो 10 से 20 म्यूजी के बीच में है तो थोड़ा ओकेशनल निस्टैग्मस आ सकता है। 20 mg और 30 mg के बीच में उसमें तो पक्का ही निस्टैग्मस आएगा। 30 से 40 म्यूजी के बीच में है तो स्लर्ड स्पीच मतलब तोतलापन, उल्टी, ये सारी चीज़ें होंगी। अगर 40 से 50 म्यूजी के बीच में है तो कन्फ्यूजन शुरू हो जाएगा पेशेंट को, बहुत ज़्यादा थकावट होगा, वो रियलिटी से दूर रहेगा, बहुत सारी चीज़ें खुद से उसको डिलीरियम होने लग जाएगा, गलत एजम्पशंस आने लग जाएंगी, थॉट्स आने लग जाएगा। और अगर 50 म्यूजी से ऊपर है तो फिर सीजर्स या कोमा होने के भी चांसेस होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है आपको सीरम फिनेटॉइन लेवल पे ध्यान देना है ताकि कोई फिनेटॉइन टॉक्सिसिटी ना हो और सीजर्स या कोमा वाली प्रॉब्लम्स ना आए। अब जो इसमें हम सबसे पहले बोल रहे हैं सीरम पोटेशियम लेवल्स देखना जरूरी है, पर ये डायरेक्टली फिनेटॉइन थेरेपी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। वैसे ऑप्शन बी जो है हम बोल रहे हैं एल्बुमिन, जो है एल्बुमिन लेवल्स हम कुछ मेडिकेशंस के लिए बोलते हैं पर इस फिनेटॉइन थेरेपी के लिए भी इसका कोई रेलिवेंस है नहीं। जो ऑप्शन सी है इसमें हम बोल रहे हैं क्रिएटिनिन लेवल्स को हम मेनली देखते हैं किडनी फंक्शन को चेक करने के लिए, तो इसका भी फिनेटॉइन थेरेपी के साथ कोई डायरेक्ट कोरिलेशन नहीं। तो आपका आंसर है ऑप्शन नंबर डी, सीरम फिनेटॉइन लेवल्स।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। A patient is admitted with diagnosis of acute pancreatitis. Which dietary intervention is essential for managing the patient's condition? आपके पास एक पेशेंट है acute pancreatitis का, क्या नर्सिंग इंटरवेंशन आप ध्यान देंगे पेशेंट्स कंडीशन को मैनेज करने के लिए? ऑप्शन ए में है आप लो फैट डाइट देंगे, ऑप्शन बी के अंदर आप हाई प्रोटीन डाइट देंगे, ऑप्शन सी में आप छोटे छोटे फीड्स फ्रीक्वेंट इंटरवल पे देंगे, ऑप्शन डी पेशेंट को 24 घंटे के लिए फास्टिंग पे रखेंगे। जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अंदर जो रेकमेंडेड चीज़ें हैं वो एक तो आता है कि रेगुलर मील, नॉर्मल मील्स खाने हैं, दिन में जो हम 5 टाइम रेगुलर मील्स खाते हैं वो लेने हैं, जिसमें आपके वेजिटेबल्स होने चाहिए, फ्रूट्स होने चाहिए। आप चाय ले सकते हैं, चाय काफ़ी वीक होना चाहिए, स्ट्रॉन्ग चाय नहीं लेनी है। इसके अलावा लो फैट डाइटरी प्रोडक्ट ले सकते हो, लीन मीट ले सकते हो, फिश ले सकते हैं। और क्या चीज़ें नहीं करनी है, इरेगुलर मीट्स या बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में या बिल्कुल कम क्वांटिटी में नहीं खाना है। खट्टे फ्रूट्स, गार्लिक हो गया, मशरूम, ये पालक, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। इसके अलावा सोडा, कॉफ़ी, अल्कोहल, ये चीज़ें भी मना होती हैं एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के अंदर। तो इसका करेक्ट आंसर है लो फैट डाइट देना है। लो फैट डाइट जो होगा वो पैंक्रियास की स्टिमुलेशन, उसके एंजाइम रिलीज को ट्रिगर नहीं करेगा, जिससे क्या होगा, पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स बढ़ेंगे नहीं। जो हमने ऑप्शन बी बोला, हाई प्रोटीन डाइट को डाइजेस्ट करने के लिए पैंक्रियास को भी ज़्यादा फंक्शन करना पड़ेगा। अगर आप हाई प्रोटीन डाइट पेशेंट को देते हैं, इससे पैंक्रियाटाइटिस के सिम्टम्स बढ़ जाएंगे और पेशेंट को और ज़्यादा प्रॉब्लम्स होने लग जाएंगी। जो हम बोल रहे हैं ऑफरिंग स्मॉल मील्स, इससे क्या होगा, अगर आप बार बार स्मॉल फ्रीक्वेंट मील्स देते रहेंगे तो आपका पैंक्रियास का वर्कलोड तो कम होगा पर फैट में ये लो रहेगा, तो एडिक्वेट न्यूट्रिशन मिलने के चांसेस कम होते हैं। तो ऑप्शन डी जो है आपका, अलाउइंग द पेशेंट टू फास्ट फॉर 24 आवर्स। आप पेशेंट को 24 आवर्स तक फास्टिंग पे रखना तो बिल्कुल ही कॉन्ट्राइंडिकेटेड होता है एक्यूट पैंक्रेटाइटिस के केस में। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, प्रोवाइडिंग अ लो फैट डाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द टर्म स्कोप ऑफ प्रैक्टिस रेफर टू इन नर्सिंग? स्कोप ऑफ प्रैक्टिस से आप क्या समझते हैं? स्कोप ऑफ प्रैक्टिस इज अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट नर्स इज लीगली अलाउड टू परफॉर्म। जो चीज़ें लीगली अलाउड होती हैं नर्सिस को करने के लिए वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है। या द नंबर ऑफ पेशेंट नर्स कैन केयर फॉर एट अ पर्सन, कितने पेशेंट्स को एक टाइम पे नर्स देख सकती है, क्या वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस होता है? या कहाँ वो प्रैक्टिस कर सकती है, लोकेशन, वो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस में आता है? या तो एजुकेशनल बैकग्राउंड। स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर नर्स प्रोवाइड्स 3 टाइप्स ऑफ केयर। इंडिविजुअल केयर हो सकता है, फैमिली केयर हो सकता है, कम्युनिटी केयर हो सकता है। यहाँ पे 4 एरियाज भी होते हैं जहाँ पे नर्स प्रैक्टिस करती है, प्रमोशन ऑफ द हेल्थ, प्रिवेंशन ऑफ इलनेस, रेस्टोरेशन ऑफ द हेल्थ और केयर फॉर डाइंग। तो स्कोप ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस क्या है? आंसर ए, इट्स अ रेंज ऑफ एक्टिविटीज दैट अ नर्स इज लीगली अलाउड टू परफॉर्म। ऑप्शन बी जो हमने बोला है वो ये बोला है कि द नंबर ऑफ पेशेंट्स अ नर्स कैन केयर फॉर एट वन टाइम। अब ये जो है ये नर्स की कॉम्पिटेंसी के ऊपर और किस सेटिंग में वो काम कर रही है उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो ये कंप्लीटली स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को तो डिफाइन नहीं कर रहा। जो ऑप्शन सी हमने बोला कि लोकेशन, नर्स कहाँ प्रैक्टिस कर रही है, अब ये जो है स्कोप का एक पार्ट जरूर है बट ये अकेला पार्ट नहीं है। जो ऑप्शन डी हमने बोला एजुकेशनल बैकग्राउंड, अब एक नर्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है उसका एजुकेशनल बैकग्राउंड, पर ये भी कंप्लीटली स्कोप ऑफ प्रैक्टिस को नहीं बता रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हिस्टोरिकल फिगर इज ऑफन रेफर्ड एज द फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग? इसके आपके ऑप्शन है क्लेरा बर्टन, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, मैरी सीकोल और लिनियम रॉड। फ्लोरेंस नाइटिंगेल यही फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। जो क्लेरा बैटम है वो एक अमेरिकन रेड क्रॉस सोसाइटी की फाउंडर थी। मैरी सीकोल जो है वो जमैकन ब्रिटिश नर्स थी जिन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस दिए हैं क्रिमियन वॉर के दौरान। लिलियम वॉल जो थी वो एक फेमस नर्स थी और एक सोशल रिफॉर्मर थी। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, जो कि फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग है। इनको इसलिए फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है बिकॉज इनका जो एक्सेप्शनल वर्क था क्रिमियन वॉर के दौरान,
उनका जो कंट्रीब्यूशन था नर्सिंग एजुकेशन की तरफ, रिसर्च की तरफ, इस वजह से इनको फाउंडर ऑफ मॉडर्न नर्सिंग बोला जाता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ नर्सिंग रेगुलेशंस एंड स्टैंडर्ड्स? हम क्यों रखते हैं नर्सिंग रेगुलेशन और स्टैंडर्ड्स? क्यों हम प्रैक्टिस ऑफ नर्सिंग को लाइसेंस्ड इंडिविजुअल तक रेस्ट्रिक्ट करने के लिए रखते हैं, या तो यूनिफॉर्मिटी मेंटेन करने के लिए रखते हैं कि सारे इंस्टीट्यूशन में एक जैसी पढ़ाई होनी चाहिए, या तो क्या स्पेसिफिक गाइडलाइंस देने के लिए कि इस तरह से काम करना चाहिए, प्रोफेशनली आपको इस तरह से परफॉर्म करना है, या तो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस, नर्सिस का जो स्कोप ऑफ प्रैक्टिस है उसे लिमिट करने के लिए करना चाहिए। सी जो है वो करेक्ट आंसर्स है। हमें स्पेसिफिक गाइडलाइंस चाहिए कि एज अ नर्स आपको कैसे काम करना है, कैसे आपका कंडक्ट होना चाहिए, कैसा आपका परफॉर्मेंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स द पर्पस ऑफ नर्सिंग एजुकेशन एक्रेडिटेशन? हमें नर्सिंग एजुकेशन कॉलेजेस में एक्रेडिटेशन की क्यों जरूरत है? ऑप्शन ए, टू लिमिट द नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल्स, कि हम नर्सिंग स्कूल्स की मात्रा को लिमिट कर सके। ऑप्शन बी, कि हम ये ध्यान दे सके कि नर्सिंग प्रोग्राम्स जो हैं वो एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स और क्वालिटी को मेंटेन कर रहा है कि नहीं है। ऑप्शन सी, कि हम नर्सिंग स्टूडेंट्स को फिनेंशियल असिस्टेंस, पैसे देना चाहते हैं, फीस में वगैरह हेल्प करना चाहते हैं। ऑप्शन डी, ताकि हम ये जान सके कि नर्सिंग फैकल्टी को कितनी सैलरी मिल रही है और कैसे मिल रही है। अब एक्रेडिटेशन के मेन पर्पसेस जो होते हैं, एक तो एडमिनिस्ट्रेटिव रिक्वायरमेंट्स होते हैं इसकी, दूसरा हम पूरे नेशन में यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स चाहते हैं कि अगर कोई दिल्ली का पढ़ने वाला बच्चा या बैंगलोर का पढ़ने वाला बच्चा या केरला का पढ़ने वाला बच्चा, वो इक्वल सिलेबस, एक जैसे लेवल्स पे, एक जैसे स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करके पढ़े। तीसरा, टू सेफगार्ड द इंस्टीट्यूशन फॉर सोशल एजुकेशन एंड पॉलिटिकल प्रेशर, ये पर्पसेस है एक्रेडिटेशन की। तो इसका करेक्ट आंसर है टू एंश्योर दैट नर्सिंग प्रोग्राम्स मीट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। जो ऑप्शन ए है, हम ये बोल रहे हैं एक्रेडिटेशन डज नॉट लिमिट द नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल। किसी एक्रेडिटेशन प्रोवाइड करना या ना करने से हम नंबर ऑफ नर्सिंग स्कूल्स को नहीं कंट्रोल कर सकते। ऑप्शन बी में हम बोल रहे हैं फिनेंशियल असिस्टेंस। फिनेंशियल असिस्टेंस बहुत सारी तरीके से स्टूडेंट्स को अवेलेबल होता है, तो सिर्फ एक्रेडिटेशन का इकलौता पर्पस प्रोवाइडिंग फिनेंशियल असिस्टेंस नहीं होता। जो ऑप्शन डी है, सैलरी ऑफ द नर्सिंग फैकल्टी, ये भी अगेन बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंडेंट होता है कि मार्केट एरिया कैसा है, किस जगह पे आप काम कर रहे हैं, वो पर्टिकुलर इंस्टीट्यूशन कैसा है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, ये भी एक्रेडिटेशन से डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है। इसलिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, टू एंश्योर दैट नर्सिंग प्रोग्राम्स मीट एस्टैब्लिश्ड स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ लीगल कंसिडरेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस? इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो लीगल कंसिडरेशन, मतलब लॉ या कोर्ट से रिलेटेड है ना हमारे नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर? ऑप्शन ए, एडमिनिस्ट्रेटिंग मेडिकेशंस अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑर्डर, कंसल्टिंग विद मल्टीडिसिप्लिनरी टीम अबाउट पेशेंट्स केयर प्लान, डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट्स असेसमेंट एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली, इग्नोरिंग अ पेशेंट्स रिक्वेस्ट फॉर पेन रिलीफ ड्यू टू पर्सनल बिलीफ। 5 लीगल इश्यूज जो नर्सिंग में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। एक है सिग्नेचर्स, जो भी काम करें उसको आप साइन करके उसकी अथॉरिटी लें, उसकी अकाउंटेबिलिटी लें कि ये काम आपने किया है। दूसरा, डॉक्यूमेंटेशन, जो भी टास्क करें, जो भी प्रैक्टिस में करें, वो आप डॉक्यूमेंट करें, रिपोर्ट करें अपने हायर अथॉरिटी के, और पेशेंट की प्राइवेसी हमेशा मेंटेन करें। आपको पता होना चाहिए आप क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं। तो इसके अंदर ऑप्शन डी, इग्नोरिंग अ पेशेंट्स रिक्वेस्ट, ये जो है ये एक लीगल एक्शन को इनवाइट करता है, बिकॉज ये लीगल कंसिडरेशन इन नर्सिंग प्रैक्टिस जो इंक्लूड करता है वो एडियरिंग टू लॉज एंड रेगुलेशंस होता है। पेशेंट्स राइट को फॉलो करना बहुत जरूरी होता है। आप इस तरह का एक्शन कि आप इग्नोर कर रहे हैं पेशेंट के रिक्वेस्ट को, लीगल लायबिलिटी को इन्वाइट करता है। इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। इसमें ऑप्शन ए जो है वो इनकरेक्ट है, बिकॉज एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ मेडिकेशन अकॉर्डिंग टू हेल्थ केयर प्रोवाइडर ये स्टैंडर्ड नर्सिंग प्रैक्टिस के अंदर आता है और ज़रूरी नहीं लीगल कंसिडरेशन के कंट्रोल हो। ऑप्शन बी जो है वो है कंसल्टिंग विद मल्टी डिसिप्लिनरी के, ये एक पेशेंट के लिए, पेशेंट केयर प्लान के लिए एक इंपॉर्टेंट चीज़ है कोलैबोरेटिव प्रैक्टिस का, बट इसका भी लीगल कंसिडरेशन के ऊपर डायरेक्ट फैक्टर नहीं आता।
देखिए, लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी होती है कि आपको किसी तरह का मैल प्रैक्टिस या नेग्लिजेंस नहीं करना है। ऑप्शन सी कह रहा है डॉक्यूमेंटिंग पेशेंट असेसमेंट एक्यूरेटली एंड प्रॉम्प्टली इन अ प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी बट मे नॉट बी कंसिडर एज अ लीगल कंसिडरेशन अनलेस डॉक्यूमेंटेशन इज फॉल्सिफाइड और इनएडिक्वेट। मतलब डॉक्यूमेंटेशन एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है बट लीगल कंसिडरेशन के लिए इसलिए इम्पॉर्टेंट नहीं है, तब तक इम्पॉर्टेंट नहीं है जब तक कि डॉक्यूमेंटेशन में कोई हेरा फेरी ना करी गई हो। तो इसमें इन सारे ऑप्शन में से जो ऑप्शन डी है, आपने पेशेंट का रिक्वेस्ट इग्नोर किया है पेन रिलीफ के अगेंस्ट, तो ये आपको लीगल लाइबिलिटी के बाउंड करता है। विच ऑर्गेनाइजेशन सेट्स द स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस इन यूनाइटेड स्टेट्स? ऑप्शन ए ICN, जिसको इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज बोलते हैं। ऑप्शन बी अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। ऑप्शन सी नेशनल लीग फॉर नर्सिंग एंड ऑप्शन डी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। का करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन। अमेरिकन नर्सेज एसोसिएशन जो है यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड सेट करता है और गाइडेंस देता है कि किस तरह का नर्सिंग प्रैक्टिस अमेरिका में फॉलो होगा। जो इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज है वो एक ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन है जो हमने ऑप्शन ए में दिया हुआ है। ये पूरे नर्सेज को वर्ल्ड वाइड में रिप्रेजेंट करता है बट पर्टिकुलरली कोई भी नर्सिंग प्रैक्टिस के स्टैंडर्ड्स को सेट नहीं करता यूनाइटेड स्टेट्स के अंदर। जो ऑप्शन सी है नेशनल लीग ऑफ नर्सिंग, ये ध्यान देते हैं नर्सिंग एजुकेशन और एक्रेडिटेशन पे बट स्टैंडर्ड्स ये लोग सेट नहीं करते हैं। जो ऑप्शन डी हमने वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोला है, ये भी एक स्पेशलाइज्ड एजेंसी है यूनाइटेड नेशंस की बट स्टैंडर्ड्स ऑफ नर्सिंग प्रैक्टिस किसी इंडिविजुअल कंट्री के लिए नहीं बनाती। ये कॉमन स्टैंडर्ड्स बनाती है जिसको सबको फॉलो करना है अक्रॉस द ग्लोब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच प्रिंसिपल गाइड्स एथिकल डिसीजन मेकिंग इन नर्सिंग प्रैक्टिस? ऑप्शन ए ऑटोनॉमी, ऑप्शन बी हियरार्की ऑफ नीड्स, ऑप्शन सी यूटिलिटेरियनिज्म, ऑप्शन डी कल्चरल रिलेटिविज्म। प्रिंसिपल्स ऑफ एथिक्स के अंदर 4 चीजें आती हैं। ऑटोनॉमी का मतलब है, ये आपका समझना जरूरी है कि पेशेंट हैज द राइट टू मेक द चॉइसेस। पेशेंट्स डिसीजन उसको ट्रीटमेंट लेना है कि नहीं लेना है, ये उसका राइट है, ये ऑटोनॉमी है। बेनिफिसेंस होता है कि आपको किसी भी तरह का हार्म नहीं पहुंचाना है, चोट नहीं पहुंचानी है पेशेंट को। नॉन मेलिफिसेंस का मतलब है किसी भी तरह का हार्म आपको पेशेंट को नहीं पहुंचाना है, ऐसा कुछ नहीं करना कि जिससे पेशेंट की कंडीशन और वर्सन अप हो जाए। और 4th पॉइंट है हमारा जस्टिस का मतलब है हर पेशेंट को इक्वली देखना है और सारे ट्रीटमेंट को फेयरली देना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए ऑटोनॉमी। आपको हर इंडिविजुअल के राइट को रिस्पेक्ट करना है और उनके डिसीजन को रिस्पेक्ट करना है, उनको अपने केयर में इक्वल पार्टिसिपेशन का राइट देना है। इनकरेक्ट ऑप्शंस में से है ऑप्शन बी, जिसके हम हियरार्की ऑफ नीड्स बोलते हैं। हियरार्की ऑफ नीड्स अब्राहम मैस्लो ने दिया था, जो कि एक साइकोलॉजिकल थियरी है जो कि ह्यूमन मोटिवेशन के बारे में बात करता है, पर वो एथिकल डिसीजन मेकिंग के बारे में नहीं है। तो ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी जो है, जिसमें हम बोल रहे हैं यूटिलिटेरियनिज्म, ये भी एक एथिकल थियरी है जिसमें हम ये बोल रहे हैं कि हमें सबसे ज्यादा अच्छा करना चाहिए ज्यादा लोगों के लिए। ये प्रिंसिपल जो है वो हेल्प तो करता है एथिकल डिसीजन मेकिंग में पर डायरेक्टली नहीं है। जो ऑप्शन डी हम बोल रहे हैं कल्चरल रिलेटिविज्म, अब ये जो है ये हमारे बिलीव्स, हम क्या समझते हैं, हमारी क्या प्रैक्टिस है कंट्री की या किसी पर्टिकुलर रीजन की, ये उस पर डिपेंडेंट होता है। अब ये गाइडिंग प्रिंसिपल नहीं है, मतलब ये करेक्ट प्रिंसिपल नहीं है एथिकल डिसीजन बनाने का, क्योंकि ये तो वेरी करेगा। मेरी कंट्री का जो कल्चर है जरूरी नहीं वही कल्चर किसी और बाहर की किसी और कंट्री का हो। करेक्ट आंसर ये है कि ऑटोनॉमी, हमें हर इंडिविजुअल के राइट्स को रिस्पेक्ट करना है, उनको अपने हेल्थ के लिए उनका डिसीजन ही सबसे इंपॉर्टेंट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which professional organization focuses on advocating for rights and welfare of the nurses in workplace? ऐसा कौन सा प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो नर्सेस के राइट्स और वेलफेयर के लिए काम करता है कि वो सेफली वगैरह अपने ऑफिस में या अपने हॉस्पिटल में काम कर सके? ऑप्शन ए जो है सिग्मा टेटा टाउ इंटरनेशनल, ऑप्शन बी नेशनल काउंसिल ऑफ स्टेट बोर्ड ऑफ नर्सिंग, ऑप्शन सी अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ कॉलेजेस ऑफ नर्सिंग,
ऑप्शन डी, नेशनल नर्सेस यूनाइटेड। इसका आंसर है नेशनल नर्सेस यूनाइटेड। नेशनल नर्सेस यूनाइटेड जो है वो एक लेबर यूनियन है और एक प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नर्सेस के राइट्स और वेलफेयर के लिए काम करता है कि उनको सेफ और हेल्दी एनवायरनमेंट मिले, वर्किंग एनवायरनमेंट मिले। इसके अलावा वो कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देता है, जैसे कि स्टाफिंग, कि स्टाफ बहुत ज़्यादा ओवरबर्डन्ड नहीं होना चाहिए, उनकी वर्क कंडीशन सेफ होनी चाहिए, प्लस पेशेंट की सेफ्टी भी वो ध्यान देते हैं। तो करेक्ट आंसर है नेशनल नर्सेस यूनाइटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस इन नर्सिंग? एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस क्यों हमें नर्सिंग में फॉलो करना चाहिए? ऑप्शन ए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस एंश्योर्स द नर्सिंग केयर इज बेस्ड ऑन द मोस्ट करंट रिसर्च। Option B, EBP allows nurses to rely solely on the clinical experience and intuition. Option C, EBP restricts nurses from using innovative approaches in patient care. Option D, EBP discourages nurses from collaborating with other healthcare professionals. तो इसमें ऑप्शंस क्या कह रहे हैं? ऑप्शंस ए कह रहा है कि नर्सिंग केयर जो होता है वो अभी के करंट रिसर्चेस के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। जो भी हम चीज़ें कर रहे हैं वो इस बेसिस पे होना चाहिए कि क्या चीज़ प्रूव्ड है, क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ रिसर्चेस में सही मानी गई है। दूसरी चीज़ में हम ये बोल रहे हैं कि ईबीपी का बहुत कोई भी रोल नहीं होता। वो जो मेन रोल होता है वो ये होता है कि हमारा एक्सपीरियंस हमें क्या कह रहा है या हमारा इंट्यूशन क्या कह रहा है, वरना रिसर्च वगैरह का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। सी ऑप्शन में ये कह रहा है कि ईबीपी हमें रेस्ट्रिक्ट करता है कि हम कोई नई चीज़ करें, हमें जो पुराने ज़माने से, जो नाइटिंगेल के ज़माने से ही जो चलता आ रहा है वही कंटिन्यू करना है। और ऑप्शन डी, ये हमें मना कर रहा है, ये डिस्करेज कर रहे हैं नर्सेज को कि हमें बाकी प्रोफेशनल्स के साथ विद कोऑर्डिनेशन काम नहीं करना। जैसे कि नर्सिंग कर रहे हैं तो हम सिर्फ नर्सिंग पे फोकस करें, हमें फिजियोथेरेपी से कोई मतलब नहीं है, हमें डॉक्टर्स से कोई मतलब नहीं है, हमें फार्मास्यूटिकल से कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ नर्सिंग करना है। ऑप्शन डी ये कह रहा है। देखते हैं करेक्ट आंसर। जो एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस है वो तीन चीज़ों में मेनली फोकस करता है। एक, वो पेशेंट आउटकम को इम्प्रूव करता है क्योंकि हम केयर ज़्यादा अच्छे तरीके से प्रोवाइड कर सकते हैं, अपडेटेड केयर प्रोवाइड कर सकते हैं। ये जो है हमारे पास केयर अच्छे से प्रोवाइड करने के लिए टाइम हमारे पास ज़्यादा रहता है, बिकॉज हम इफेक्टिवली नहीं एफिशिएंटली ज़्यादा काम करते हैं, और कॉस्ट कम हो जाता है बिकॉज अच्छे से प्रोवाइड कॉम्पिटेंट केयर जब हम पेशेंट को प्रोवाइड करते हैं तो उसका जो है उसका स्टे हॉस्पिटल में रिड्यूस होता है, जिसकी वजह से पेशेंट के ऊपर जो है एक्सपेंडिचर कम होता है और पेशेंट इसलिए कॉस्ट रिड्यूस होता है। और ऑप्शन जो हमारा सी जो है ये कट, जो लास्ट ऑप्शन है वो ये बोल रहे हैं कि इट एड्स न्यू कॉन्ट्रीब्यूशन टू द साइंस ऑफ नर्सिंग। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस रिसर्च बेस्ड होता है, तो हर बार जब भी रिसर्च होता है वो कुछ ना कुछ नई चीज़ ऐड करता है हमारे अभी के नॉलेज पे। इसलिए एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस तीन चीज़ों पे फोकस करता है। फर्स्ट, वो हमारे पेशेंट केयर को इम्प्रूव करता है। सेकेंड, वो हमारा टाइम बचाता है, पेशेंट का टाइम बचाता है, पेशेंट का एक्सपेंडिचर जो पैसा है, जो कॉस्ट है वो कम करता है। और तीसरी चीज़, वो नर्सिंग के इम्प्रूवमेंट में, उसके एलिवेशन में हेल्प करता है, कॉन्ट्रीब्यूट करता है साइंस ऑफ नर्सिंग के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए, एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस ensures the nursing care is based on the most current research evidence। एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस हमेशा रिसर्च से रिलेटेड होता है, तो जब भी आपके पास एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस का एक क्वेश्चन है तो आप रिसर्च वाला ऑप्शन जरूर ध्यान दें। इसके अंदर के जो बाकी के इनकरेक्ट ऑप्शंस थे वो ऑप्शन बी, जैसे वो उसमें ये हम बोल रहे हैं कि हमारा ईबीपी का जो है मेन रोल ये होता है कि वो सिर्फ क्लिनिकल एक्सपीरियंस पे ध्यान देता है। नहीं, ईबीपी जो है वो क्लिनिकल एक्सपीरियंस के साथ में रिसर्च एविडेंस पे भी ध्यान देता है, इसलिए ये ऑप्शन बी गलत है। ऑप्शन सी में ये बोल रहा है कि ईबीपी जो है एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस जो है वो हमें इनोवेटिव अप्रोचेस को सपोर्ट करने के लिए मना कर रहा है। नहीं, ईबीपी हमें इनोवेटिव अप्रोचेस को करने के लिए बोल रहा है, क्योंकि वो ईबीपी जो है वो रिसर्च एविडेंस को सपोर्ट पे ले रहा है कि हाँ ये रिसर्च है, अब नया मॉड्यूल नया अप्रोच ट्राई करो जिससे ज़्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स आएंगे। जो ऑप्शन डी है वो ये बोल रहा है कि ईबीपी हमें मना करता है कि हम और किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल के अलाइनमेंट में काम ना करें, जो अगेन गलत ऑप्शन है। ईबीपी क्योंकि रिसर्च बेस्ड होता है तो इसलिए रिसर्च में ही होता है कि बाकी आपको एज अ टीम काम करना है
और हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स के साथ मिलकर पेशेंट के बेनिफिट पे काम करना है, इसलिए आपका ऑप्शन डी भी गलत है। आपका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन ए। ईबीपी नर्सिंग केयर को सबसे इम्पोर्टेंस इसलिए देता है बिकॉज ईबीपी का मेन जो फाउंडेशन है वो रिसर्च बेस्ड होता है। थैंक यू, धन्यवाद। इसके साथ हम आज का सेशन कंप्लीट करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो रहेगा साइकेट्रिक नर्सिंग। आप हमारे चैनल को फॉलो करिए ताकि जो भी नए वीडियोस आए वो उसका अपडेट आपको कंटिन्यूअसली मिलता रहे और आप कंटिन्यूअसली प्रैक्टिस करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद।